नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई अच्छा चल रहा है आप लोगों का। आज मैं आपके लिए ये जो फर्स्ट चैप्टर 12th का जो है उसका मैं लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ, गॉस लॉ। ये गॉस लॉ क्या होता है हम लोग अच्छे से समझेंगे। उससे पहले एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि आपके क्लासरूम में मान लो 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। अब किसी का बर्थडे है और मान लो हम हर बच्चे को दो दो चॉकलेट्स देना चाहते हैं। तो अगर हर बच्चे को हम दो दो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना दोस्तों। लेकिन एक बच्चे को मैंने एक चॉकलेट दे दिया, दूसरे बच्चे को 4 दे दिया, किसी को 5 दे दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा दोस्तों। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही टॉपिक है, ये है टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोस्तों हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक लाइन में कर सकते हैं, एक सरफेस पे कर सकते हैं और एक वॉल्यूम पे कर सकते हैं। ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो एक लाइन में मतलब एक वायर है, मान लीजिए यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्जेस है वो प्लस 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 है, ये वायर है। और अगर ये चार्जेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है यहाँ मैं 1 सेंटीमीटर का एक वायर काटता हूँ और फाइंड करता हूँ कि कितना चार्ज है, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर में उतना ही आना चाहिए, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर में उतना ही चार्ज आना चाहिए। हर जगह 1 सेंटीमीटर सेक्शन पे सेम चार्ज आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि किसी भी छोटे से सेगमेंट का अगर हम चार्ज निकालते हैं, उतना ही सेगमेंट का कहीं पे भी हम अगर चार्ज निकालते हैं तो सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लाइन में है। लाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक वायर में है, एक वायर में है, एक वायर में सिर्फ चार्जेस है, प्लस 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 प्लस, माइनस भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें हमें एक छोटा सा चीज डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, इसका हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे दोस्तों। लैम्डा जिसको हम बोलते हैं, लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है दोस्तों कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq by dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हम ये क्यों डिफाइन करते हैं दोस्तों पर यूनिट लेंथ, वो भी हमें समझना जरूरी है। अगर आप सब्जी मार्केट जाते हो दोस्तों और अगर आप 4 केजी जो है आप टमाटर लेते हो, है ना, तो अगर आपको 1 केजी टमाटर का प्राइस पता है कि ये 40 रुपीज है ना, 40 रुपीज पर केजी है, तभी तो आप बता पाओगे ना कि 4 केजी का प्राइस कितना होगा। उसी तरह से दोस्तों कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, आप स्मॉल चार्ज बस स्मॉल लेंथ भी आप इसको बोल सकते हो। ये हम क्यों पढ़ते हैं दोस्तों कि अगर एक छोटा सा लेंथ हमने डीएल लिया, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक छोटा सा लेंथ डीएल लिया, यहाँ डीएल, और मैं चाहता हूं कि छोटे से चार्ज का लेंथ dq क्या, सॉरी छोटे से चार्ज का, सॉरी छोटे से लेंथ का जो चार्ज होगा dq क्या होगा, तो इस dq को हम निकालेंगे। dq इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा इनटू dl। मतलब यूनिट का अगर हमें पता है, यूनिट लेंथ का हमें अगर चार्ज पता है कि लैम्डा होता है, तो कितना भी लेंथ होगा, अगर l लेंथ होगा दोस्तों, मान लीजिए यहां से यहां तक का लेंथ l है, तो इसका भी हम चार्ज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, dq इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा इनटू l। इसका मतलब लैम्डा जो है वो यूनिट चार्ज, यूनिट लेंथ का चार्ज है। यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, कोई भी यूनिट, आप सेंटीमीटर हो मीटर हो, उसका चार्ज है वो। तो l लेंथ के लिए हमें बस उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1 केजी टमाटर का प्राइस अगर आपको पता है कि 40 रुपीज है, तो 4 केजी टमाटर का प्राइस आप बता दोगे कि कितना होगा, है ना। जस्ट इसके साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम यहां समझते हैं। तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमें समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम किसी भी लेंथ का हम चार्ज निकाल सकते हैं, इतने पोर्शन में कितना चार्ज है, इतने पोर्शन में कितना चार्ज है और इतने पोर्शन में कितना चार्ज है। उसी तरह से अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो मैंने डिफाइन किया लैम्डा इक्वल टू dq by dl, अब इसके एसआई यूनिट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एसआई यूनिट इसका क्या होगा। तो एसआई यूनिट देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ चार्ज है और यहाँ लेंथ है। चार्ज का एसआई यूनिट हमें पता है दोस्तों कि कूलम होता है, और लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, कूलम पर मीटर, कूलम
मीटर इनवर्स भी इसको हम लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर। उसी तरह से दोस्तों सोचिए ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये लैम्डा को हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप वीडियो को पॉज कर करके ये सब जो वर्ड्स है आप अच्छे से लिखना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ dq बाई dl। ये क्यों सीखते हैं वो भी हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी भी लेंथ का अगर हमें चार्ज निकालना होता है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेना होता है दोस्तों। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर। ये पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोस्तों। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, सेकेंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए ये यहाँ एक सरफेस है, ऐसे ये बोर्ड भी एक सरफेस है, ये मान लीजिए एक सरफेस है, इसके ऊपर चार्जेस यहाँ पे ऐसे भरे हुए हैं लाइक दिस, प्लस प्लस प्लस, ऐसे माइनस भी हो सकते हैं दोस्तों, प्लस प्लस चार्जेस भरे हैं। और ये चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं एग्जांपल देके बताया कि किसी क्लास में अगर किसी बच्चे का बर्थडे है और वो बच्चा सारे बच्चों को इक्वल इक्वल चॉकलेट्स अगर बांटता है, सेम चॉकलेट्स अगर बांटता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सबको बराबर मिला है ना, सेम टू सेम यहाँ पे है। अगर चार्जेस हर जगह पे इक्वली बटे हुए हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस पे चार्जेस हैं इसीलिए हम बोलेंगे इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे सिग्मा। वहां हमने लैम्डा डिफाइन किया था, लैम्डा को हम क्या बोल रहे थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां सिग्मा को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दिस सिग्मा इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे दोस्तों? वहां क्या था? वहां लैम्डा इक्वल टू क्या था दोस्तों? dq बाय dl था। यहां पे सिग्मा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? dq बाय ds। ds का मतलब है छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया इसका मतलब है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं रेड से यहाँ आपको डिनोट करता हूँ, इस पोर्शन का मान लीजिए छोटा सा जो एरिया है वो ds है, और अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे इस छोटे से एरिया में जो रेड का पोर्शन है, इस छोटे से एरिया में बताइए कितना चार्ज है, तो आप लिखोगे दोस्तों छोटा सा चार्ज dq इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों? सिग्मा इंटू ds। सिग्मा इंटू ds वही है यूनिट का, अगर यूनिट एरिया का हमें पता है कि कितना चार्ज है, तो छोटा सा एरिया ds का कितना होगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी समझ सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आपको जो एग्जांपल दिया था टमाटर वाला, वो भी आप यहाँ समझ सकते हैं। अब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होगा, तो dq का एसआई यूनिट आपको पता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है दोस्तों, एंड सरफेस एरिया मतलब एरिया का क्या होता है दोस्तों? मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से सोचिए दोस्तों कि अगर ये चार्जेस जो है किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम का मतलब दोस्तों एक टेनिस का बॉल है, चार्जेस हर जगह पे भरे हुए हैं, है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि ये चार्जेस अगर पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, ये सरफेस नहीं है दोस्तों, ये सर्कल नहीं है, आप इसको समझ सकते हो वॉल्यूम, है ना। तो अगर वॉल्यूम में पूरे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका हम लोग एक डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। सो दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या था दोस्तों? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ क्या था? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ दोस्तों? टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके एसआई यूनिट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, या मैं बात करता हूँ कि एक छोटा सा वॉल्यूम ले रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ देखिए ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये छोटा सा वॉल्यूम है dv। इस छोटे से वॉल्यूम में मुझे निकालना है कि कितने चार्जेस हैं प्रेजेंट, तो इस छोटे से वॉल्यूम dv में हम लिखेंगे dq इक्वल टू लिखेंगे रो इनटू dv। ये देखिए, अब इसके एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। सो कूलम पर मीटर क्यूब हम इसको बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों हमें समझ में आ गया दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, गॉस लॉ पे आते हैं। गॉस बाबा क्या बोलते हैं हम लोग अच्छे से समझते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है वो भी हम लोग समझेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। तो टॉपिक दे दीजिए दोस्तों आप लोग, गॉस लॉ।
चलिए, गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। देखिए दोस्तों, ये गॉस लॉ होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को समझना है ना, कि गॉसेस लॉ होता क्या है। कैसे समझेंगे दोस्तों गॉसेस लॉ होता क्या है? चलिए एक सेकेंड में आपको समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, गॉस लॉ होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। उससे पहले भी हम लोग ये समझेंगे कि हम क्यों यूज करेंगे गॉस लॉ। तो देखिए दोस्तों, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, KQ/R² यूज करते हैं ना दोस्तों। अब मान लीजिए एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे एक लाइन चार्ज है, यहाँ पे एक लाइन चार्ज है, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे किसी पॉइंट पे। तो एक सिंगल चार्ज होता था तो हम क्या करते थे, सिंपली KQ/R² कर देते थे। लेकिन लीनियर चार्ज की वजह से इस डी डिस्टेंस पे अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें, अगर हम कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं कि छोटा सा एलिमेंट लिए यहाँ का डी निकाले, तो हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हमारे जो गॉस बाबा हैं वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि ये बहुत ही सिंपल लॉ है जिससे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। कहां पे? जहां पे सिस्टम के पास सिमेट्री है। पहला चीज कि जहां सिस्टम के पास सिमेट्री होता है, जैसे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, किसी मान लो स्फीयर के ऊपर मान लो चार्जेस हैं, स्फीयर के ऊपर सेल के ऊपर, तो उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां सिस्टम के पास सिमेट्री होता है दोस्तों, वहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। दूसरा यूज क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप बहुत अच्छे से बता सकते हो गॉस लॉ से, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये गॉस लॉ होता क्या है। तो ये गॉस लॉ बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई का मतलब फ्लक्स, टोटल का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी सरफेस के थ्रू कभी भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो किसके थ्रू निकालेंगे दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू, किसी भी सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दोस्तों, वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम बारी बारी से समझते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर और इसका इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हम करेंगे दोस्तों तो ये हमें फ्लक्स मिल जाएगा, है ना, फ्लक्स मिल जाएगा। इसको हम इक्वेट करेंगे चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से। ये हमारा गॉस लॉ है, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि LHS में जो टर्म है उसको हम समझते हैं, और RHS में जो टर्म है उसको हम लोग समझते हैं। तो LHS में जो टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, वो किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और RHS में जो Q इनक्लोज्ड है वो किसके लिए है, वो अभी हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है जिसमें कि कुछ चार्जेस जो है अंदर है। मान लीजिए Q1 अंदर है, Q2 जो है वो भी अंदर है, Q3 वो भी अंदर है, Q4 वो भी अंदर है ना। कुछ चार्जेस बाहर है, लाइक Q5 बाहर है, Q6 बाहर है एंड Q7 बाहर है। तो चार चार्जेस जो है यहाँ अंदर है, Q1 Q2 Q3 Q4। अंदर का मतलब है इस सरफेस के अंदर है। ये सरफेस कैसा होना चाहिए दोस्तों, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। इस सरफेस के कुछ जो चार्जेस हैं वो अंदर है और कुछ चार्जेस जो है वो बाहर है। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ गॉस लॉ में, हम लोग जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, LHS में जो था हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फ्लक्स होता है। अगर फ्लक्स आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले वाले वीडियो देखिए दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, चाहे ये चार्ज हो अंदर वाले या बाहर वाले। मतलब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड LHS में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, वेदर दे आर इनसाइड और दे आर आउटसाइड। ठीक है दोस्तों, LHS में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, LHS में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्लक्स निकालने के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस के लिए है, चाहे वो अंदर है या बाहर है। बट RHS में जो है दोस्तों, RHS में क्या है वो भी मैं लिखता हूं यहाँ पे, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये RHS में जो Q इनक्लोज्ड है, ये Q इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है दोस्तों,
वो वाला चार्ज है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q1 है प्लस Q2 है, इसमें Q3 है एंड यहाँ पे Q4 है, होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अंदर किसी सरफेस के अंदर जितने चार्जेस हैं उन्हीं को हम बोलते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब ये जितने चार्जेस हैं वो आरएचएस में सम होके रहेंगे। यहाँ एक चार्ज भी हो सकता है, दो भी चार्ज हो सकता है, प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। तो टोटल चार्ज हम ऐड करके निकाल देंगे दोस्तों। इसको हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और उसको हम डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से। तो ये कंप्लीट इक्वेशन जो है दोस्तों वो गॉस लॉ है। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है दोस्तों कि एलएचएस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, एंड आरएचएस में जो क्यू इनक्लोज्ड है वो वही चार्जेस है जो सिर्फ अंदर है। अगर मैं पूछूंगा दोस्तों कि मान लीजिए, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे दोस्तों कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिखेंगे दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है दोस्तों। अब इस गॉस लॉ के बारे में हम लोग क्या समझ रहे थे, एलएचएस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, आरएचएस में चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब क्या है। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए इस सरफेस के अंदर एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब क्या है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, यही डाइपोल होता है ना दोस्तों। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर ये सरफेस के अंदर है, और आपसे अगर मैं पूछता हूं कि बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस डाइपोल का, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि फ्रॉम द गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं ना फाई टोटल, इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों कि डाइपोल का टोटल चार्ज मतलब प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पूरे सरफेस के अंदर है, तो अगर इनका हम प्लस करके निकालते हैं तो Q इनक्लोज कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। इसका मतलब 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सेकंड में हमारा आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। नहीं, इसका मतलब किसी भी डाइपोल, कोई भी एक डाइपोल किसी सरफेस के अंदर है, मान लीजिए किसी क्लोज्ड रूम में एक डाइपोल है, तो उस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज उसका चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, 0 है। अब एक एग्जांपल के लिए मैं देता हूं आपको, मान लो यहां पे मान लीजिए दोस्तों कि एक सरफेस के अंदर, ये रहा सरफेस, इस सरफेस के अंदर कोई भी सरफेस होता है, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसका फ्लक्स बताओ, तो आंख बंद करके बोलोगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलता हूं इसका चार्ज माइनस है, तो आप बताओ फ्लक्स, तो आप क्या बोलोगे, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है। चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं दोस्तों कि कुछ चार्जेस जो है वो बाहर है, कुछ चार्जेस अंदर है, या लाइक ऐसे मैं बोलता हूं कि एक स्फीयर है ना, जिसका रेडियस r है। अब मैं बोलता हूं कि इसके सेंटर पे कोई एक चार्ज है कैपिटल Q, ऐसे मैं बोलता हूं क्या, इसके सेंटर पे एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है कैपिटल Q और इसका रेडियस जो है r है। अब मैं बोलता हूं कि रेडियस को डबल कर देते हैं। रेडियस को डबल करना मतलब क्या है, 2r कर देते हैं, मतलब रेडियस को हम डबल कर दे रहे हैं, तो स्फीयर कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जब सरफेस 1 था और जो सरफेस 2 था, 2 हो गया, रेडियस इसका डबल हो गया, 2r हो गया, तो आपको ये बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा पहले का वो क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बार का कितना होगा, रेडियस अगर हम डबल कर दे रहे हैं या हाफ कर दे रहे हैं, उससे फ्लक्स चेंज नहीं होता है दोस्तों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, कि वो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, उस चार्ज को अगर हम डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब रेडियस आप डबल कर दो, रेडियस को आप हाफ कर दो, या कुछ भी कर दो, इसका शेप और साइज चेंज कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
कितना होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि वो जो है साइज पे, शेप पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे करता है दोस्तों? ओनली एक चीज पे करता है, चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है कि चार्ज कितना उसका इनक्लोज्ड होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब बात ये है कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा कि इस गॉस लॉ का हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे गॉस लॉ का। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि गॉस लॉ यूज करने के लिए जो हम सरफेस ड्रॉ करते हैं, फॉर यूजिंग द गॉस लॉ, अगर आप एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं आप? अगर एक सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इस सरफेस को हम बोलते हैं दोस्तों गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्यों? बिकॉज गॉस लॉ यूज करने के लिए जो सरफेस हम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, वो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने अनुसार बनाएंगे कि वो सरफेस हम कैसा लेंगे। चलिए हम फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं गॉस लॉ का। चलिए, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, आपका टॉपिक यही है दोस्तों कि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन नंबर 1। ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, वायर जो कि चार्ज्ड है। आपके पास क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनिटी का मतलब है दोस्तों एक लंबा सा वायर है। इनफाइनिटी का मतलब ये नहीं कि यहां से वायर जो है वो लंदन तक है, वैसा नहीं है। एक वायर जो है बहुत लंबा है, बस ऐसे आप बोल सकते हो, है ना। आप इस वायर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से मैं इसलिए बनाया दोस्तों कि ये बहुत लंबा है इसीलिए। अब मान लीजिए इस वायर से डी डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर एट अ डिस्टेंस आर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो कैसे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो एक हम गॉसियन सरफेस देखिए हम ऐसा बना रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं। कितने लेंथ का बना रहे हैं दोस्तों? एल लेंथ का एक हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, ठीक है। एल लेंथ का गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो दोस्तों वो लैम्डा है। मैं इसी वीडियो में आपको बताया हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू, आप अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें चार्ज इंक्लोज कितना है तो आपको सिखाया गया दोस्तों कि ये सरफेस यहां से यहां तक इंक्लोज कर रहा है इस वायर को। कितना लेंथ है इसका? एल लेंथ है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है तो आप बोलोगे लैम्डा इनटू एल, इतना चार्ज वो इंक्लोज कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका सरफेस ऐसे मैं बनाता हूं, इसका सरफेस मैं ऐसे बनाता हूं, तो सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसे हो गया। अगर मैं बोलता हूं इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसे हो गया, है ना। अब ये सरफेस जो है जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस का अगर मैं बोलता हूं एरिया वेक्टर तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर। एन कैप में दे रहा हूं, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दे रहा हूं। किन्हीं को प्रॉब्लम होगा एन कैप में तो आप ऐसे समझना दोस्तों, डीएस वेक्टर का ये डायरेक्शन है, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है एन कैप से, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। अब देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वायर है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा दोस्तों? अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर मैं आपसे बोलता हूं तो अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां अगर मैं बोलता हूं किसी भी पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज, इस यहां पे मैं बोलता हूं तो अवे फ्रॉम द चार्ज। अब देखिए दोस्तों यहां बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो यहां तीन ही सरफेस आपको दिख रहे हैं। कितने सरफेस आपको दिख रहे हैं? तीन सरफेस दिख रहे हैं। ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, दो फ्लैट वाले सरफेसेस। मैंने कैसा गॉसियन सरफेस बनाया है? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है। तो दो फ्लैट गॉसियन सरफेस और एक कर्व गॉसियन सरफेस। इन दोनों फ्लैट सरफेसेस में अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है,
90 डिग्री यहाँ बना रहा है, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन ये कर्व सरफेस जो है यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, अगर मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट डायरेक्शन में है अवे फ्रॉम द चार्ज एंड एरिया वेक्टर भी ऐसे है, मतलब थीटा यहाँ पे क्या बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया, तीन सरफेसेस हम लोग को मिल रहे हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। अब तीनों सरफेसेस का हम फ्लक्स निकालेंगे दोस्तों, तीनों सरफेस का, सरफेस नंबर 1 का एंड सरफेस नंबर 2 का एंड सरफेस नंबर 3 का, तीनों का हम ये निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ई डी एस कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं ना दोस्तों। अब सरफेस नंबर 1 में आपको पता है दोस्तों कि थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री है। सरफेस नंबर 2 में भी दोस्तों आपको पता है कि थीटा कितना है 90 डिग्री है। लेकिन सरफेस नंबर 3 में जो मैं बोल रहा हूँ कर्व वाला, वहां थीटा कितना है 0 डिग्री है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। पहला वाला जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं इसको हम φ1 नाम दे देते हैं, तो E लिख दिया मैं, ds भी लिख दिया एंड cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री मैं क्यों डाल रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, 0 मतलब φ1 क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूंगा ये फ्लक्स जो होगा 2 वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये भी 0 होगा। क्यों, बिकॉज फ्लक्स 0 होने के कंडीशन में क्या आता है, इफ electric field and area vector are perpendicular to each other then flux is 0। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है दोस्तों, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो दोनों जगह पे फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ बचा φ3, तो φ3 क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे E ds एंड cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों आपको बताया गया है 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया E ds, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया यहाँ पे φ3 हुआ, बाकी दोनों 0 हो गए। अगर आपसे मैं पूछता हूं दोस्तों ये टोटल फ्लक्स आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैं इधर लिख रहा हूं टोटल फ्लक्स बताइए आप, तो टोटल फ्लक्स का मतलब हो गया दोस्तों φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 तीनों। अब दो तो 0 है दोस्तों, तो 0 प्लस ये E ds, इसका मतलब हो गया टोटल फ्लक्स में E ds। ये छोटा सा फ्लक्स हुआ तीसरे वाले सरफेस का, तो अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा E और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा ds, तो E इंटू ds को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ds का मतलब कौन सा एरिया हो रहा है, ये कर्व वाला एरिया दोस्तों, या और किसी भी सिलेंडर का कर्व एरिया जो होता है दोस्तों उसका जो ds होगा वो कितना होगा 2 पाई r l इतना होता है दोस्तों। पता है हम लोगों को कि किसी भी सिलेंडर का कर्व एरिया कितना होता है 2 पाई आर एल। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पूरा सरफेस एरिया किसका कर्व वाला 2 पाई आर एल, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल चुका है दोस्तों, और हमें एक और चीज पता है कि Q इनक्लोज कितना है लैम्डा इनटू एल। इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, गॉस लॉ यूज करने वाले हैं, और गॉस बाबा क्या बोलते हैं आपको कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है दोस्तों, अभी जस्ट बताइए क्या है, A इंटू 2 पाई आर एल एंड चार्ज इनक्लोज कितना है दोस्तों लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये हुआ यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आप L को L से क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा वो क्या बचा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है दोस्तों। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे एक हमें यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, बस हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन। कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर एट अ डिस्टेंस r कितना होता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको बेसिकली अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों कि लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर हैविंग linear charge density lambda and we have to find the electric field at a distance r। so इसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग ये लिखेंगे वहां पे for finding the electric field at this point we have to draw a Gaussian surface। कैसा गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों वो भी हम मेंशन करेंगे, a cylindrical Gaussian surface of length l and radius r।
है ना। सो वी आर गेटिंग 3 सर्फेसेस दोस्तों, 3 सर्फेसेस हमें मिल रहे हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। ये तीनों सर्फेसेस जो हैं, तीनों सर्फेसेस के थ्रू हम फ्लक्स निकालेंगे दोस्तों। अब तीनों सर्फेसेस के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में आपको एंगल पता होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अवे, यहां अवे, यहां अवे। एरिया वेक्टर क्या होता है दोस्तों, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस फ्लैट है, ऐसे नीचे है दोस्तों, ऐसे सिलेंडर है, नोटबुक करके आप बना सकते हो। ऐसे ये वाला सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर नीचे और यहाँ वाला सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना रहे हैं और इस वाले सरफेस में भी 90 डिग्री बना रहे हैं और यहाँ 0 डिग्री बना रहे हैं। क्यों 0 डिग्री बना रहे हैं, बिकॉज इस सरफेस का एरिया इधर है और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। उसके बाद आप आराम से कर सकते हो दोस्तों कि दो सरफेस का फ्लक्स 0 हो रहा है बिकॉज उनके बीच में जो एंगल है, किनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंड तीसरे वाले सरफेस में दोस्तों, तीसरे वाले सरफेस में एंगल जो है वो कितना है, 0 डिग्री है। बस आपको वहां डालना है और आपको मिल गया। तो ये जो फ्लक्स हम निकाले phi 3 into ds, ये छोटा सा फ्लक्स आया किसका, 3 का। ये छोटा सा फ्लक्स, यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया उसका। वैसे वैसे सरफेस एरिया पूरा है ना कर्व वाला, तो पूरा कर्व के लिए हम सरफेस एरिया क्या लेंगे यहाँ पे दोस्तों, 2 पाई आर एल। अब ये टोटल फ्लक्स आ गया। क्यों टोटल फ्लक्स कैसे आया दोस्तों, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स में दो फ्लक्स तो 0 है, तो सिर्फ कौन सा फ्लक्स बचा, कर्व वाला, है ना। तो a इंटू 2 पाई आर एल, हम गॉस लॉ यूज कर रहे हैं, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल हो गया। हम E फाइंड करने के लिए तड़प रहे थे और E हमारा निकल चुका है। अब अगर यहाँ आपसे मैं पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना दो इस वाले क्वेश्चन के लिए, या वो क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हो तो कैसे बनेगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ, लाइक दिस। नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सॉरी रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन में ऐसे ये वेरी करता है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है दोस्तों। बाकी के दो एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में अगर ये वीडियो आया तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद।